हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे फंक्शनल एरियाज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर। दोनों मिलते जुलते ही हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन कौन से फंक्शंस जो है उसका पार्ट है, स्कोप है, कौन कौन से फंक्शंस जो है उसमें परफॉर्म करने होते हैं, और एज अ फाइनेंस मैनेजर एक मैनेजर को जो है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करनी होती है। तो अब जैसे पता है कि आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो है वो सिर्फ हम रेजिंग ऑफ फंड्स, एलोकेशन ऑफ फंड से ही कंसर्न्ड नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ और जो कि ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस से जुड़ी हुई हैं कि वो फंड की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो कैसे हैं, कौन से हैं, कैपिटल मार्केट किस तरह से काम कर रही है, हमारे प्रॉफिट की प्लानिंग, प्रॉफिट को कंट्रोल करना कि कितना प्रॉफिट कमाना है, कैसे कमाना है, कितना हम कमा पा रहे हैं, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके एनालिसिस करना। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो अब इसमें साथ साथ जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऐड हो चुकी हैं। तो वन बाय वन जो है इनमें देख लेते हैं कि जो मेजर जो है वो फंक्शनल एरियाज जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कौन कौन से हैं, कौन कौन से फंक्शंस उसके अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। डिपेंडिंग बाकी जो है कि साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोस्टली जो मेजर फंक्शन जो है वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं अंडर द हेड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उनके बारे में हम देख लेते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो पहला है डिटर्मिनिंग द फाइनेंशियल नीड। सबसे पहले जो है वो हमें ऑर्गेनाइजेशन की, जो भी एंटरप्राइज की, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी नीड्स हैं, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है दे में भी फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की हमारी फिक्स्ड कैपिटल के लिए, वर्किंग कैपिटल के टोटल ओवरऑल कितनी रिक्वायरमेंट है। तो चाहे वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, बट डिपेंडिंग की किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग कंसर्न है, उसके अकॉर्डिंगली फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल में थोड़ा सा जो रेशियो उनकी डिफरेंट हो सकती है और अलग अलग जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो किस तरह की कंसर्न है उसके अकॉर्डिंगली हमारे फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम डिटर्मिन करते हैं, क्योंकि टोटल रिक्वायरमेंट के बेसिस पर ही हम फंड्स रेज करेंगे। और अगर हमने सही अमाउंट जो है वो प्रिडिक्ट कर लिए कि इतनी अमाउंट की हमें रिक्वायरमेंट है, तो इन फ्यूचर जो है हमारा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, डेवलपमेंट और सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल हो पाता है। बट इन केस की अगर जो है वो एस्टिमेशन गलत हो जाता है तो फिर लॉन्ग टर्म में उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि जिससे हमने फाइनेंशियल नीड्स की, हमारी ज़रूरत कितनी है ऑर्गेनाइजेशन की, उनको आइडेंटिफाई करना है। अब उनको आइडेंटिफाई कर लिया, एज अ टोटल अमाउंट आपको जो है वो कितनी चाहिए, वो टोटल अमाउंट आपने डिटर्मिन कर लिया। उस टोटल अमाउंट के बाद अब आपको देखना होता है कि डिफरेंट सोर्सेज कौन कौन से हैं फंड्स को रेज करने के लिए। ऑनर्स फंड्स और डेट फंड, दो तरह के मेन क्लासिफिकेशन हम उसकी ऑनर कैपिटल और डेट कैपिटल में करते हैं कि उधार वाला पैसा और मालिकों का जो पैसा उसमें लगा हुआ है, ऑनर्स फंड एंड डेट फंड। तो उसमें देखना है कि उसको किस तरह से जो हमने यूज़ करना है। तो कितने कौन सी मतलब कितनी अमाउंट जो है हम ऑनर्स इक्विटी से इशू करेंगे, कितनी जो है हम जो है वो डेट इक्विटी से इशू करेंगे। तो उसमें क्या कि डिफरेंट सोर्सेज हैं, शेयर कैपिटल होगी आपकी, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए। तो ये या कमर्शियल बैंक्स के थ्रू आपने लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आपने ले ली है। तो उसको आपने डिटर्मिन करना है कि कौन सा सोर्स से जो है हम कैपिटल रेज करेंगे, क्योंकि हर एक सोर्स की अपने जो है वो मेरिट्स और डीमेरिट्स उसके साथ जुड़ी हुई हैं। जितने भी आपके सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं उनकी जो है अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स जो है वो अलग अलग हैं। कि जैसे अब आपका शेयर कैपिटल की बात करें तो शेयर कैपिटल में क्या है कि आपको जो है वो उस पर रेगुलर जो है वो डिविडेंड पे करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस कि अगर आपको प्रॉफिट्स होते हैं तब भी आपके लिए कोई कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप उसको डिविडेंड पे करेंगे। बट इन केस कि आपने डेट फंड्स लिए तो आपके पास प्रॉफिट है या नहीं है, बट आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इन केस की जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गेस्टेशन पीरियड मीन कि जब तक वो वर्किंग में आएगी, जब तक उसका सेटअप शुरू है, बननी शुरू हुई है ऑर्गेनाइजेशन, और जब तक वो वर्किंग में आएगी उसके बीच का जो पीरियड होता है, जब तक उसने अपना काम स्टार्ट करना है, मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन और सेल्स जो है उसकी शुरू होनी है, उसके बीच का जो पीरियड है दैट इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड। तो इन केस की वो गेस्टेशन पीरियड जो है वो ज़्यादा लंबा है
तो उस केस में उस टाइम पे हमें कोई प्रॉफिट्स नहीं होंगे, कोई इनकम नहीं होगी। तो उस टाइम पे अगर हमें सोर्स ऑफ फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस तो उस टाइम पे भी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए, तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो है वो डेट फंड्स के ऊपर डिपेंड ना रहें, हम जो है वो शेयर कैपिटल के ऊपर, ऑनर्स इक्विटी के ऊपर डिपेंड रहें, क्योंकि उसके ऊपर हमें जो है वो कोई रूटीन एक्सपेंडिचर हमें नहीं करना पड़ेगा। तो वो जो है साथ में हमें कंसर्न देखना पड़ता है कि जो फंड्स हैं किन किन सोर्सेज से लिए आते हैं, उनके साथ उनकी कुछ इंप्लीकेशंस, कॉस्ट जुड़ी हुई है, रिस्क जुड़ा हुआ है। तो सभी फैक्टर्स को हमें जो है वो कंसिडर करना पड़ता है कि उसके साथ कितना इंटरेस्ट, डिविडेंड उसके ऊपर पे करना पड़ेगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर वो हमें फंड्स मिलने वाले हैं। तो वो सब चीज़ें हम कंसर्न करने के बाद जो है वो सोर्स ऑफ फंड को डिसाइड करते हैं कि किन सोर्सेज से जो है वो हम फंड्स रेज करेंगे, कि चाहे हमें वो शेयर कैपिटल है, चाहे वो डिबेंचर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं। तो उसके थ्रू जो है वो हमें किस तरह से कितना कितना जो है वो किस सोर्स से फंड लेना है, दैट इज सिलेक्टिंग द सोर्स ऑफ फंड्स। देन नेक्स्ट जो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स की, जो अब अपने फंड्स रेज कर लिए हैं, तो जैसे जो बेसिक आपको बताया था हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कि अपने फंड्स रेज करने हैं, बट उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आपने फंड्स को इक्वली उन फंड्स को जो है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। दैट मीन्स कि अगर उनको प्रॉपरली इन्वेस्ट किया गया है, प्रॉफिटेबल प्रपोजल्स में इन्वेस्ट किया गया है, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया गया है, तब आपके पास जो है उसके ऊपर रिटर्न आएगी और आप जो है वो टाइमली जिनकी भी रीपेमेंट करनी है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वो आप टाइमली कर पाएंगे। तो इसलिए उनकी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट जरूरी है। और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ फॉर कि आपने देखना है कि फिक्स्ड एसेट्स में कितनी इन्वेस्टमेंट होनी है और करंट एसेट्स में कितनी इन्वेस्टमेंट होनी है। और जो फिक्स्ड एसेट्स के डिसीजंस हम लेते हैं वो लेते हैं हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक के थ्रू। हमारे पास जो है वो टेक्निक्स हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, कि किस तरह से हमने वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। तो अगर आपने जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हम कैपिटल बजटिंग के थ्रू लेते हैं, क्योंकि जो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनको एनालाइज करना है, क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर पड़ता है। इसलिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हैं उनको हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के थ्रू जो है वो एनालाइज करते हैं। और दूसरा जो अगर हमने डिसीजन लेना है शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल में आपके मेन जो कंपोनेंट्स हैं कि आपको जो है वो कितना कैश बैलेंस मेंटेन करना है, कितनी इन्वेंट्रीज मेंटेन करनी है, रिसीवेबल्स डेटर्स कैसे मेंटेन करने हैं, कितना बैलेंस उनका आपको रखना है, क्या क्रेडिट पॉलिसीज रहेंगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी, कितने टाइम का आप क्रेडिट देंगे। तो वो सब चीज़ें जो है फैक्टर्स को एनालाइज करके जो है हमें अपने फंड्स को इन्वेस्ट करना पड़ता है फिक्स एसेट्स में और करंट एसेट्स में। क्योंकि अगर फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर दी और हमने जो है वो करंट एसेट्स को यानी कि वर्किंग कैपिटल को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर नहीं हुई, तो हमारी फिक्स एसेट्स की भी जो है वो वर्किंग उसके वजह से इफेक्ट होती है। और फिर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को अल्टीमेटली जो उसकी फिक्स एसेट्स हैं, जो उसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर भी प्रॉपर रिटर्न्स नहीं मिल पाती। इसलिए हमें इन दोनों के बीच में बैलेंस रखना पड़ता है कि लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी दोनों के बीच में जो है वो बैलेंस रहना चाहिए। इस तरह से हमें अपने फंड्स को इन्वेस्ट करना होता है। देन फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की अपनी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आप जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट ये बनाते हैं, बट उनसे जो है वो बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। बट हमें एक ओवरऑल मिल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है और साथ में कितना प्रॉफिट और लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ है। बट ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एनालाइज किया जाता है थ्रू रेशियो एनालिसिस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, उनसे उनको एनालाइज किया था। उससे फिर उसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को, लिक्विडिटी पोजीशन को, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको एनालाइज किया था, उसको इंटरप्रेट किया था, ताकि जो मैनेजर्स हैं वो उसके बेसिस पर जो है वो सही डिसीजन ले सकें। सही का मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल है, बेनिफिशियल है, उस तरह के डिसीजन लेने में ये हमें हेल्प मिल जाए। देन कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। दो तीन चीज़ें आती हैं इसमें, एक कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, वॉल्यूम मीन्स द सेल्स एंड द प्रॉफिट, कि वो डिपेंड करेगा कितनी आपकी सेल्स से रेवेन्यू आ रहा है और कितनी आपकी कॉस्ट है, उसके बेसिस पर हमारा प्रॉफिट डिटरमिन करता है। तो इसमें हम जो है वो देखते हैं कि जो सेल्स के डिफरेंट लेवल्स हैं, वॉल्यूम में क्या चेंज होने की वजह से जो हमारे प्रॉफिट में और कॉस्ट में कितना इफेक्ट उसका पड़ रहा है, उसको हम डिटरमिन करते हैं। और इस एनालिसिस में जितनी भी कॉस्ट है उनको हम दो हिस्सों में क्लासीफाई कर देते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। कुछ कॉस्ट हमारी सेमी वेरिएबल भी होती हैं, बट उसका हम फिक्स पार्ट और वेरिएबल पार्ट अलग अलग करके उसको भी फिक्स्ड और वेरिएबल में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और जैसे हमें पता है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है जैसे हमारी प्रोडक्शन चेंज होगी, सेल्स चेंज होगी, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो
वेरिएबल कॉस्ट वेरी होती है, बट फिक्स कॉस्ट जो है वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो है वो सेम रहती है। तो जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ती है, सेल्स बढ़ती है, तो वेरिएबल कॉस्ट तो प्रोपोर्शनेटली चेंज होती है, बट फिक्स कॉस्ट सेम रहने की वजह से अगर सेल्स ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। तो उसी का जो है वो एनालिसिस कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस किया जाता है, और इसमें एक मेन चीज़ हम निकालते हैं, दैट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट से जो हम डिटरमिन कर सकते हैं कि वो पॉइंट जिस पे हमें नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है, कि कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा, कोई लॉस भी नहीं उठाना पड़ेगा, तो वो किस लेवल पे हम उसको अचीव कर सकते हैं, कि कितनी यूनिट्स अगर हम प्रोड्यूस करेंगे, सेल करेंगे, तब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट अचीव होगा। तो हमें पता है कि इस लेवल तक तो हमें करना ही करना है, उसके बाद जैसे हम प्रोडक्शन और सेल्स अपनी बढ़ा देंगे तो हमारा जो है वो रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसकी मदद से हम बहुत तरह के डिसीजंस भी ले सकते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की हेल्प से, और साथ ही साथ डिटरमिन कर सकते हैं कि अगर हमें जो है वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करना है तो उसके लिए कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेगी। तो डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो इसके बेसिस पर किया जा सकता है, और इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इसमें जो है हम शॉर्ट टर्म जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम डिटरमिन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि जो भी अगर हम कहें कि वर्किंग कैपिटल जो है ऑर्गेनाइजेशन के एक लाइफ ब्लड की तरह से होता है, कि जिस तरह से ब्लड हमारी बॉडी में काम में चलाने के लिए ज़रूरी है, उसी तरह से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, एंड दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे नीड्स। कि आपको बताइए कि जो वर्किंग कैपिटल है दैट इज़ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर योर डे टू डे एक्सपेंसेस। की डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, आपका कोई सैलरी है, वेजेस है, फ्रेट है, तो इस तरह के कुछ जो रूटीन एक्सपेंसेस हैं उनको पे करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर मोटा मोटा देखा जाए तो इसमें वर्किंग कैपिटल में हमें कैश के बारे में, इन्वेंटरीज के बारे में, रिसीवेबल्स के बारे में, तो मेन जो एसेट्स हैं उनके बारे में जो है वो डिटरमिन करना पड़ता है कि कितना लेवल जो है वो कैश का मेंटेन करना है, ताकि हमारे को जो है वो रूटीन भी हमारा चलता रहे और हमारे पास जो है वो आइडल अमाउंट जो है वो कैश की ना रहे। इसी तरह से रिसीवेबल्स की है कि सेल्स इंक्रीज करनी है तो कितना टाइम का क्रेडिट उनको देना है, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, जिससे बैड डेट्स भी ना हो बट हमारी सेल्स भी इंक्रीज हो सके। इसी तरह से इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज की वेस्टेज ना हो, प्रोडक्शन प्रोसेस हमारा जो है वो रूटीन में टाइमली चलते रहें, या अगर हमारी ट्रेडिंग कंसर्न है तो फिर भी इतनी इन्वेंट्रीज रहें कि जैसी ऑर्डर आए तो उनको जो हम टाइमली प्रोसेस कर सकें। तो वो सब चीज़ें जो है हमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर देखी जाती हैं, और ये भी जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, क्योंकि उसको रूटीन में चलाने के लिए, स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। देन प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल, क्योंकि आपको बताइए कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। और जो प्रॉफिट है दैट डिपेंड्स अपॉन 2 थिंग्स की, वो जो प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल की बात है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, कि आपका जो है प्लानिंग ऑफ इनकम, प्लानिंग ऑफ एक्सपेंसेस। तो इनकम कितनी हो रही है और एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं। अगर इनकम ज़्यादा होगी, एक्सपेंसेस कम हो गए, दैट मीन्स की प्रॉफिट हो गया। अगर इनकम कम रहेगी, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, तो फिर जो है वो लॉस हो गया। तो इन स्टार्टिंग जो है हम डिटर्मिन कर लेते हैं कि इनकम कहाँ कहाँ से कैसे कैसे रेज की जाती है, दैट मीन्स की फंड्स को कैसे हमने इन्वेस्ट करना है, सेल्स को कैसे इंक्रीज करना है, या अगर हमने अपने फंड्स को आउटसाइड द बिजनेस डिफरेंट दूसरी और ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है तो कैसे करना है, उसके ऊपर कितनी रिटर्न हमें मिलनी चाहिए, कितना रिस्क हम मैक्सिमम बियर कर सकते हैं। तो वो हो गया आपका इनकम के बारे में, कि वो कैसे आपने रेवेन्यू जनरेट करना है। दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर के बारे में भी हमें प्लान करना है, कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल कॉस्ट, वो ओवरऑल कितने खर्चे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के होंगे, ताकि हम उसके बीच में जो है वो डिफरेंस कंपेयर करके अपना डिफरेंस निकाल सकें कि हमें जो है वो कितना प्रॉफिट अर्न करना है, कैसे वो प्रॉफिट जो है वो अर्न किया जा सकता है, उसके लिए कैसे हमें जो अपने रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ करना है, कॉस्ट को, एक्सपेंसेस को कम करना है, क्योंकि उसके ऊपर हमारे बहुत सारे डिसीजंस डिपेंड करते हैं कि आप जो है वो कितना डिविडेंड पे कर पाएंगे, सरप्लस कितने होंगे, उनको बिजनेस में कैसे री इन्वेस्ट कर पाएंगे, उसको सरप्लस को कैसे यूटिलाइज करना है। तो इसलिए प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल भी जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। देन डिविडेंड पॉलिसी। तो डिविडेंड पॉलिसी क्या है कि बेसिकली कि आपने जो है वो कुछ पॉलिसी बनाई है, जो कि गाइड पॉलिसी मतलब जनरल होता है कि जनरल गाइडलाइंस। तो वो जो gaइडलाइंस हैं वो आपको हेल्प करती हैं कि आप जो है वो डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके बारे में डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। तो वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है, क्योंकि आपके पास जो प्रॉफिट्स हैं उन प्रॉफिट्स को आपने एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, बिजनेस में री इन्वेस्ट करना है। मैनेजमेंट जो है, क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी हो गई हैं, तो मैनेजमेंट और ऑनर्स में जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो चाहती है कि जो प्रॉफिट्स हुए हैं उनको बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया जाए ताकि फंड्स हमें मिल जाएंगे, और उन फंड्स के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पॉसिबल
हो सकती है। दूसरे जो ऑनर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो चाहते हैं कि हमने फंड जो है वो कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट किए हैं, तो हमें जो है उसके ऊपर प्रॉपर रिटर्न जो है वो मिलनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, हमें जो है उसके ऊपर मिलना चाहिए। तो ये जो डिविडेंड पॉलिसी है हमें वो हेल्प करती है कि हम जो है वो दोनों चीज़ों के बीच में एक बैलेंस बना सकें कि कितनी अमाउंट हमें एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करनी है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, और कितना प्रॉफिट जो है वो हमें बिजनेस में दोबारा से री इन्वेस्ट करना है। क्योंकि जो बिजनेस में प्रॉफिट री इन्वेस्ट किया जाएगा दैट उसके ऊपर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, सर्वाइवल जो है बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बट दूसरी तरफ जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी भी अपनी रिक्वायरमेंट है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि उनको प्रॉपर रिटर्न मिले, तो उनको भी जो है वो एज डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट का पार्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। तो हमें जो है वो डिविडेंड पॉलिसी में डिसीजन लेना होता है कि किस तरीके से जो है वो दोनों के बीच में जो है वो बैलेंस मेंटेन किया जा सकता है। तो ये मेजर फंक्शनल एरियाज हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, और अगर हम कहें कि स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट तब भी लगभग यही चीज़ें जो है वो इसके अंदर आ जाती हैं। देन हम इसके बाद साथ ही कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर, लगभग मिलते जुलते ही हैं। तो इन शॉर्ट जो है वो इसको हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं कि फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, जो मैंने बताया था अभी आपको कि फोरकास्टिंग करनी है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है, देखना है कि कहाँ से कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इन फ्यूचर, और उसको जो है वो प्लान करना, फोरकास्ट करना, दैट इज फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, दैट इज अ फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। फर्स्ट फंक्शन स्टार्टिंग कि आप देखें कि कितनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, कितनी फिक्स एसेट्स, कितनी करंट एसेट्स, टोटल कुल मिला के आपको जो है वो कितनी रिक्वायरमेंट है। देन एक्विजिशन ऑफ फंड्स, जब आपको पता चल गया, फाइनेंशियल मैनेजर को पता लग गया कि जी मुझे जो है वो इतने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन को इतने फंड्स रिक्वायर्ड हैं, तो उन फंड्स को फिर आपने जो है वो फाइनेंशियल मैनेजर ने देखना है कि किन किन सोर्सेज से वो लिया सकता है, शेयर से, डिबेंचर से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक, और उसके जो सोर्सेज हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया था कि अलग अलग सोर्स के साथ अपनी अपनी कुछ इम्प्लीकेशंस जुड़ी हुई हैं, कॉस्ट फैक्टर, रिस्क फैक्टर वो उनके साथ जुड़ा हुआ है, हर एक के अपने कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, तो सबको एनालाइज करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको एनालाइज करेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सी चीज़, कौन सा मेथड जो है वो, कौन सा सोर्स सबसे ज़्यादा सुटेबल है, इकोनॉमिकल है और रीजनेबल है, और उसके बेसिस पर उनको हम सेलेक्ट करें। दैट इज एक्विजिशन ऑफ फंड्स, कि अब उसको फोरकास्ट करना है, देन उनको फंड्स को एक्वायर करना है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, जब आपने फंड्स एक्वायर कर लिए तो उनको बेस्ट पॉसिबल वे में कि मोस्ट सुटेबल प्रपोजल्स में हम जो है प्रोजेक्ट्स में उनको इन्वेस्ट करें। और जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए हम जो है वो कैपिटल बजटिंग टेक्निक रहती है, उस कैपिटल बजटिंग टेक्निक से जो है वो एनालाइज करते हैं। उसमें अलग अलग मेथड्स हैं, फिर वो देखा जाएगा कि कौन से मेथड से उस प्रोजेक्ट को, उस प्रपोजल को बेस्ट तरीके से जो है वो एनालाइज किया जा सकता है, और उसके बेसिस पर फिर उनको सेलेक्ट किया जाता है। तो उसमें जो मेन कंसर्न रहना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजर का कि जब हमने फंड्स को इन्वेस्ट करना है तो उसमें सबसे पहली बात कि जो फंड्स है हमारे, दैट मस्ट बी सेफ, कि उसमें जो है वो सेफ्टी का ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा कंप्लीट होना चाहिए। देन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कि जो फंड्स हमने इन्वेस्ट किए हैं तो उससे ऑर्गेनाइजेशन में लिक्विडिटी भी मेंटेन रहे, साथ साथ जो है वो उसके ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी की जो प्रपोजल्स हमने इन्वेस्ट किए हैं, में इन्वेस्टमेंट की है, वो ऐसे हो कि जिससे जो है वो हम अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकें। और साथ ही ध्यान रखना है कि कोई भी फंड जो है वो अनयूटिलाइज्ड आइडल ना रहें, उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है वो फंड्स की होनी चाहिए। दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। तो सेफ्टी का मीन्स कि हम कितना रिस्क बियर कर सकते हैं, उसी लेवल तक का रिस्क, क्योंकि जैसे भी पता ही आपको कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है उसके लिए उतना रिस्क उठाना पड़ता है, तो जितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी उतना ज़्यादा रिस्क, बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितना रिस्क बियर कर सकती है उस फैक्टर को साथ में ध्यान रखते हुए कि हमारा जो है मेन ऑब्जेक्टिव कि हमारे जो है वो एटलीस्ट जो हमने इन्वेस्टमेंट की है दैट मस्ट बी सेफ, उसके ऊपर फिर प्रॉफिटेबिलिटी भी होनी चाहिए, साथ साथ हमारी लिक्विडिटी भी मेंटेन रहे, वो चीज़ें जो है वो फाइनेंशियल मैनेजर को देखनी होती है। देन हेल्पिंग इन वैल्यूएशन डिसीजन। तो अब समय के साथ साथ जो है वो बहुत चीज़ें बदलती जा रही हैं, और इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में कंपटीशन इतना बढ़ गया है इस टाइम पे कि अब मर्जर्स एंड कंसोलिडेशंस जो है वो रेगुलर बेसिस पर जो है वो बहुत मर्जर्स एंड कंसोलिडेशंस हो रहे हैं। अब वो मर्जर्स एंड कंसोलिडेशंस की टाइम पे क्या है कि आपको एसेट्स की और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। तो शेयर्स की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट वैल्यूएशन कैसे जाएगी, किस बेसिस पर की जाएगी, ताकि ऐसा ना हो कि हम जो है वो परचेज कंसिडरेशन कम ज़्यादा डिसाइड कर लें तो फिर हमें अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान उठाना पड़े। तो उसके लिए जो है वो फाइनेंशियल मैनेजर का काम है कि वो हेल्प करे कि
एक सूटेबल मेथड से जो है वो शेयर्स की वैल्यूएशन की जाए, इनकेस कोई गुडविल वुडविल है तो उसकी वैल्यूएशन की जाए, ताकि जो है वो जो परचेज कंसिडरेशन है एक रीजनेबल अमाउंट पे जो है हमारी सेटलमेंट हो जाए। देन मेंटेन प्रॉपर लिक्विडिटी, डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो है वो लिक्विडिटी भी साथ में मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि आपको जो है वो कैश की रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, आपने रॉ मटेरियल्स परचेज करने हैं, वर्कर्स की वेजेस पे करनी है, कोई और छोटे मोटे खर्चे एक्सपेंसेस, फ्रेट का, रेंट का, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये एक्सपेंसेस आपको टाइम टू टाइम डे टू डे बेसिस पर पे करने होते हैं। तो उसके लिए जो है वो लिक्विडिटी मेंटेन रहे, जिससे हम अपनी जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें। तो फंड्स की कमी नहीं पड़नी चाहिए और एक्सेस में भी नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि देयर शुड बी एनफ अमाउंट, कि पर्याप्त धन हो हमारे पास, पर्याप्त अमाउंट में वो लिक्विडिटी मेंटेन रहे, बट ऐसा भी ना हो कि फंड्स हमारे पास आइडल पड़े रहें, और ऐसा भी ना हो कि उसकी कमी पड़ जाए, क्योंकि कमी पड़ गई तो सारा प्रोसेस रुक जाएगा, और अगर एक्सेस में रहेंगे तो उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं मिलती। इन केस की अगर आपका जो है वो 100 करोड़ ऑफ वर्किंग कैपिटल से आपका काम चल सकता है, बट अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 150 करोड़ की जो है वो रखी हुई है, तो रिटर्न उससे एक्स्ट्रा उस 50 करोड़ पे कोई रिटर्न नहीं मिलने वाली। काम आपका 100 करोड़ से चल रहा है, 50 करोड़ आपके पास एक्स्ट्रा पड़े। अगर 100 करोड़ की जगह आपने 110 करोड़ भी रखे तो 10 करोड़ के ऊपर आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगी, कोई उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं है। तो हमें देखना है कि एनफ अमाउंट जो पर्याप्त मात्रा में रिक्वायरमेंट है उतनी हो, कोई कमी भी ना पड़े और एक्सेस में भी ना हो, क्योंकि एक्सेस में होने से फंड्स की वेस्टेज होती है और आइडल पड़े रहते हैं, उसके ऊपर कोई रिटर्न नहीं आती, और अगर कम हो जाते हैं तो फिर प्रोसेस हमारा रुक जाता है। देन मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, कैश, इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल्स, उसको भी साथ साथ जो है हमने मैनेज करना है। वर्किंग कैपिटल का जो हिस्सा है कि रिसीवेबल्स कितने किस हद तक मेंटेन करने, कितने टाइम का उनको क्रेडिट देना है, कितने उनके, हमारी जो है वो कलेक्शन पॉलिसी कैसी रहेगी, 1 महीने का क्रेडिट देंगे, 2 का देंगे, 3 का देंगे, उसके बाद कलेक्शन कैसे करनी है, और अगर जो है वो टाइमली पेमेंट नहीं आ रही तो फिर हमारे पास क्या अल्टरनेटिव मेथड्स हैं ताकि वो बैड डेट्स में कन्वर्ट ना हो। क्योंकि क्या है कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल मैनेजर को क्या है कि क्रेडिट में भी जो है वो बनानी पड़ेगी पॉलिसी की, क्रेडिट में भी हम सेल करेंगे, बट किसको करेंगे, कितने टाइम का क्रेडिट देंगे, क्या कलेक्शन पॉलिसीज़ रहेंगी, लेट पेमेंट्स वाले के लिए कैसे हम जो है वो मेथड्स अडॉप्ट करेंगे कि जिससे जो है वो हमें, मतलब वो कंप्लीट सेटअप है जिसको हम डिटेल में जो है वर्किंग कैपिटल एनालिसिस के टाइम पे पढ़ेंगे। तो रिसीवेबल्स का, इन्वेंट्रीज का, कैश का वो प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वो हमें करनी होती है। इन्वेंट्रीज किस लेवल का, कितना स्टॉक हमें मेंटेन करना है। देन मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ये इस रिसीवेबल्स में ही मैंने आपको कवर कर दिया है। मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज मीन स्टॉक, रिसीवेबल्स मीन्स डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स। तो इसमें क्या है कि कितने टाइम का क्रेडिट हमने अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करना है, और कितने टाइम के बाद उनसे जो है वो रिकवरी करनी है। और इसमें इन्वेंट्रीज, रॉ मटेरियल, फिक्स गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्पेयर्स एंड रिपेयर्स के जो स्टोर्स एंड स्पेयर्स, उसका कितना स्टॉक मेंटेन करना है ताकि जो है वो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस एफिशिएंटली चलता रहे और स्टॉक पड़ा पड़ा खराब ना हो। मेन मोटिव हमारा यही रहता है कि उसकी जो है वो ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट को जो है वो मिनिमम किया जा सके। ये फाइनेंशियल मैनेजर का टास्क है कि इन्वेंट्री का वो लेवल्स मेंटेन किए हैं जिससे जो है वो इन्वेंट्री की ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम रहे, वेस्टेज ना हो, प्रोडक्शन प्रोसेस जो है स्मूथ चलता रहे। देन डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, जो भी सरप्लस है ऑर्गेनाइजेशन में, और सरप्लस मींस कि जो आपके पास प्रॉफिट्स हुए हैं, तो वो जो प्रॉफिट्स हुए हैं या सरप्लस फंड्स हैं, उन सरप्लस फंड्स का, प्रॉफिट्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना जरूरी है। कि जो भी आपके एक्सपेंशन प्लान्स हैं, ग्रोथ प्लान्स हैं, उसके लिए हमें जो है वो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। इन केस कि अगर हमको फंड जो हमारे पास प्रॉफिट्स हुए हैं, उन प्रॉफिट्स को बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं, तो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस जिसको हम कह सकते हैं, और उससे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंशन और ग्रोथ जो है वो पॉसिबल हो पाती है। बट दूसरी तरफ कि वो जो सरप्लस है दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, इन्वेस्टर्स प्रॉफिट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है हमें शेयर होल्डर्स के बीच में। तो फिर उसको एक बैलेंस्ड डिसीजन जो है वो फाइनेंशियल मैनेजर को यहाँ पर लेना पड़ता है कि सरप्लस को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। दैट मीन्स कितना अमाउंट बिजनेस में उसके ग्रोथ एक्सपेंशन प्लान्स के बेसिस पर री इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, और कितना जो है वो शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डर्स को रिटर्न जो है वो पे करनी है, डिविडेंड उसको पे करना है। तो उसके बीच में बैलेंस बनाना है। एंड लास्ट वन इज परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। जो मैंने कहा था कि अपनी परफॉर्मेंस को टाइमली, टाइम टू टाइम बेसिस पर जो है वो इवेल्युएट करना है
और कंट्रोल इंप्लीमेंट करना है। तो इवैल्यूएशन के लिए और कंट्रोल इंप्लीमेंट करने के लिए, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन या फाइनेंशियल कंट्रोल इंप्लीमेंट करने के लिए पे क्या ज़रूरी होता है कि पहले आपके पास कुछ प्लान्स हों, कुछ स्टैंडर्ड्स हों। तो वो जो प्लान्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उसी के बेसिस पर आप उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपके पास ये प्लान्स थे जी, उसके बाद आपके पास ये रिजल्ट्स आए, तब आप उसमें वेरिएशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कंट्रोल इंप्लीमेंट करना है कि आपके पास ये टारगेट्स है जी, आपके इतने अचीव हुए, तो आप जो है वो कंट्रोल इंप्लीमेंट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसमें जो है वो कौन से फैक्टर्स की वजह से जो है उसमें वेरिएशन रहा है कि आप अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए हैं या अचीव कर लिया है, या कितनी हद तक अचीव नहीं कर पाए हैं, क्या कौन से रीज़न से जिसकी वजह से अचीव नहीं हो पाया। तो वो सब चीज़ें जो है वो एनालाइज की जा सकती हैं। बट उसके लिए फिर क्या है कि पीरियडिकल कंपैरिजंस के लिए कि हम उसको कंपेयर कर सकें फाइनेंस जो हमारा फाइनेंशियल कंट्रोल और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि कुछ प्लान्स, बजट्स हमारे पास हों। तो जो भी हमारे पास बजट्स बनाए जाते हैं, कुछ कैश बजट है, प्रोडक्शन है, सेल्स का बजट है, तो ताकि हम कॉस्ट को, प्रॉफिट्स को, रेवेन्यूज़ को, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हमने कैपिटल बजटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था कि हम कह रहे थे कि ये प्रपोजल इतना रिटर्न हमें देगा, तो फिर हमने उसके बेसिस पर इन्वेस्टमेंट की, फिर फाइनली उसके बेस पर हम उसको एनालाइज करते हैं एट लास्ट की एक्चुअल में जो हमने प्लान किया था, जो हमने प्रिडिक्ट किया था, जो हमने फोरकास्ट किया था, जो हमने बजट रखा था, उस लेवल तक अचीवमेंट हुई है या नहीं हुई है। वो भी काम जो है वो फाइनेंशियल मैनेजर का है। तो इसमें क्या है कि साथ साथ फिर वो कंपैरिजन के बाद फिर उसका एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस, और उसके बाद उसके करेक्टिव एक्शंस भी जो है वो उस फाइनेंशियल मैनेजर ने लेने होते हैं, ताकि इन फ्यूचर जो है वो हमारी परफॉर्मेंस और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। तो इसके साथ साथ कुछ रूटीन एक्शंस भी जो है वो, रूटीन फंक्शंस जो है वो तो करने ही होते हैं फाइनेंशियल मैनेजर को। जैसे आपका इंटरनल ऑडिट हो गया, या फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशन किस तरह से उनको इवेल्युएट करना है, जो क्रेडिट पॉलिसी है टाइम टू टाइम उसको कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना। तो वो डे टू डे रूटीन में एक्टिविटीज़ जो है उससे मिलती जुलती और छोटे मोटे फंक्शंस जो है वो उनके चलते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था कि फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर एंड फंक्शनल एरियाज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसी को ही हम जो है वो स्कोप में भी जो है वो काउंट कर सकते हैं कि इसका क्या स्कोप है, कौन सी एक्टिविटीज़ इसके अंदर परफॉर्म की जाती है। ओके, थैंक यू।